China is a very very large player in the global economy, right? It is still the largest populous country. तो अगर पिछले साल आप देखें the tech sector was the best performing sector और इस साल tech sector is the worst performing sector. थाली में दाल भी होती है, रोटी होता है, चावल होता है, right? उसके साथ में मिठाई होती है. अब मिठाई cannot become main course. Finally it is a dessert only, and in a way that makes a complete meal. When the moment you get into a style, right? Any style will always मीन दैट आप एक मार्केट का एक पोर्शन आप ले रहे हैं टिपिकली. सी देखिए मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स जो हैं दे इन्वेस्ट अक्रॉस एसेट क्लासेस, राइट? तो उसमें आपका इक्विटी हो गया, इक्विटी में भी लार्ज कैप मिड कैप कर सकते हैं या फ्लेक्सी कैप में डाल देंगे पैसे, डेट में डालते हैं पैसा, एंड देन गोल्ड. आज के तारीख में एक वेरिएंट ये भी है कि यू कैन ऑल्सो इक्विटी एलोकेशन आप इंटरनेशनल इक्विटी में भी डाल सकते हैं. द टाइम यू स्पेंड इन द मार्केट देन टाइमिंग द मार्केट एंड फॉलोइंग द डिसिप्लिन इज व्हाट आई वुड गिव टू एनी न्यूबी इन्वेस्टर. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ म्यूचुअल फंड्स की बात. जैसे आप सब लोग जानते हैं कि इस सीरीज में हम इंडियन और ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बात करते हैं. वी स्पीक अबाउट कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट एंड ऑफ कोर्स अबाउट म्यूचुअल फंड्स. और हर एपिसोड में हम एक एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल को लेके आते हैं जो इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जिनको बहुत नॉलेज है. एंड टुडे वी हैव वन सच पर्सनालिटी विद अस हु इज वेल नोन इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री. हिज नेम इज मिस्टर प्रतीक पंत. तो मिस्टर प्रतीक पंत जो है वो चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं एट व्हाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट. एंड व्हाइट ओक ज्वाइन करने से पहले प्रतीक जो है ही वाज द हेड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस एट सैंटम वेल्थ मैनेजमेंट एंड वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ द फाउंडिंग मैनेजमेंट टीम. प्रतीक को 25 ईयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इन इंडिया एंड इन द मिडिल ईस्ट. सैंटम वेल्थ मैनेजमेंट ज्वाइन करने से पहले ही हैज वर्कड विद आरबीएस ग्रुप, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, बैंक ऑफ अमेरिका, एबीएन एम्रो बैंक, HSBC and Commercial Bank of Qatar in the domains of branch banking, credit cards, asset and wealth management. Prateek holds a bachelor's degree in engineering with a specialization in chemical engineering from the University of Mumbai. उन्होंने MMS degree भी ली है from the Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies with a specialization in finance. Hi Prateek and welcome to Mutual Funds की बात. Thank you so much for joining us today. So let's get started with the questions. तो सबसे पहले हम सबको पता है कि किसी भी इकोनॉमी की जो परफॉर्मेंस होती है एंड जो इकोनॉमिक साइकिल्स होती हैं वो जनरली एक्विटी मार्केट को भी इम्पैक्ट करती हैं, राइट? एंड इट ऑल्सो गिव्स अस एन इंडिकेशन कि सेक्टर्स कौन से या स्टॉक्स कौन से एक्सपेक्टेड है कि वो अच्छा करेंगे. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट वी वुड लव टू अंडरस्टैंड योर थॉट्स बिहाइंड व्हाट इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी. सो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट इंडियाज जीडीपी ग्रोथ. इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ था इन द जुलाई सितंबर क्वार्टर, इट स्टूड एट 6.3% compared to 13.5% in the April June quarter. These figures obviously are not surprising क्योंकि global recession expected है, or the higher numbers that we saw in April June 2022 because of the base effect. तो आपको क्या लगता है, base effect की वजह से है या कि ये expectation है कि recession होगा तो उसकी वजह से है? Sure. Thanks, Namrata. Hi to you also, and hi to everybody who's logged in listening to this. जो आपने ये कहा ना, ये आंकड़े कभी कभी क्या होता है कि हम देखते हैं, इट कैन बी अ लिटिल बिट मिसलीडिंग, बिकॉज लगने के लिए लगता है कि 13.5 से 6.3 हुआ है. बट अगर आप एक साल पहले उससे देखें, सो इट वॉज दैट पीक कोविड पीरियड जब सेकेंड वेव हुई थी, एंड दैट वॉज द टाइम where there was a quite sharp dip in the economic numbers which is there. तो आपने जो सही कहा, बेस इफेक्ट का काफी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है इसके लिए. और दूसरी जो चीज है वो भी आपने बिल्कुल सही परखी कि देयर इज गोइंग टू बी सम इम्पैक्ट of what is happening around the world, right? India is not an island in this entire planet. It is part of the larger economy, and there are clearly some sort of headwinds which are being seen at this point of time, and you are seeing some slowdown in the global growth which is there. So while touch wood, agar aap jaise kehte hain na, most of the industries, most of the sectors are actually quite resilient in India. They've been doing quite well, but there will be impact which will happen of events which are happening around the world. So a combination of this, low base effect jo tha in the previous quarter versus this quarter, and also the fact that we have started to see some impact of what is happening around the world in India. तो इन दोनों के factors अगर आप combine करें, that will really explain these numbers of GDP data. Sure. And like you rightly said, we don't live in an isolated world and everything happening around us impacts us equally, right? बिल्कुल. So अगर हम
या सो अगर हम चाइना की बात करें, विच इज गोइंग थ्रू वन ऑफ इट्स टफेस्ट टाइम्स इन द रीसेंट पास्ट, ग्रोइंग प्रोटेस्ट हो रहे हैं चाइना में रिगार्डिंग द कोविड रिस्ट्रिक्शंस। हमने देखा है कि वी सी सम फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन मेजर्स इन अनरेस्ट की वजह से, लेकिन ये जो अनरेस्ट हो रहा है इन द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, क्या उसकी वजह से ग्लोबल रिकवरी या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट होगा, या फिर ये डायरेक्टली बेनिफिट करेगा इंडिया को इन टर्म्स ऑफ बूस्टिंग द होल अल्टरनेटिव टू मैन्युफैक्चरिंग? सो व्हाट डू यू थिंक, ये हमारे लिए अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा? आप ना नम्रता क्वेश्चंस भी पूछ लेती है, आंसर्स भी दे देते हैं, बट यू आर राइट ऑन बोथ दीज फैक्टर्स, देयर इज टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, राइट? एक्चुअली एक बड़ा इंटरेस्टिंग थिंग है, इट्स नॉट जस्ट चाइना, सम ऑफ दीज पॉपुलर मूवमेंट्स, राइट, वेदर इट्स बीन चाइना, वेदर आप रिसेंटली आप ईरान में देख रहे हैं, राइट, जो मॉरल पुलिसिंग हुई थी वहाँ पे, एंड देव टेकन बैक सम ऑफ दिस, I think people have finally it's the psyche of a person who's been locked up, who wants to break free from there, right? And that is what you're witnessing right now in China. In fact, पिछले एक दो दिन में अगर आपने सुना होगा तो शंघाई, बीजिंग, सब जगह they've actually removed some of these curbs. Having said that, China is a very, very large player in the global economy, right? It is still the largest populous country. It is pretty much the manufacturing hub for a lot of industries around the world. Whether you look in in the space of IT, whether you look in in some of the manufacturing areas, automobiles. So काफी जगह पे China contributes a significant role. सो इट डज इम्पैक्ट, राइट? कोई भी अगर स्लो डाउन चाइना में होता है तो ग्लोबली उसका इम्पैक्ट जरूर होता है टू द वर्ल्ड इकोनॉमी। बट येस, दूसरा जो अगर आप लॉन्गर टर्म आउटलुक इंडिया के लिए देखें तो जो चाइना प्लस वन जो स्ट्रैटेजी जो बात करते हैं सब लोग, वो अब प्ले आउट हो रही है, राइट? यू आर एक्चुअली सीइंग some minor steps, right, where some of the large companies, including Apple, some of the large automobile companies, who've actually created alternative bases in countries like India, Vietnam, textiles में Bangladesh में already you've seen that explosion. So काफ़ी एशियन इकोनॉमीज में इसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, एंड दैट कुड एक्चुअली बी अ बिग बिग अपॉर्चुनिटी। जो हम मेक इन इंडिया की जो बात करते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था यहाँ पे, it could in a way kick fast some of those type of initiatives which are there. So I think दोनों तरफ से होगा, there will be some impact in the short run, there will be pain in the short run for the global economy, but I think longer term it will help a country like India, which is rolling out the red carpet is समय for many overseas investors, specifically in the manufacturing area. Okay, that's great. Okay, so now let's quickly discuss about some sectors, right, and specific category of funds. तो अगर हम IT sector की बात करें तो it was a blue-eyed boy of the equity markets पिछले 2 साल में 2020 2021. Even the first time investors उन्होंने अपनी जो है काफ़ी investments technology sector fund से शुरू करी थी। तो अगर हम global recession की बात करें तो will it impact the Indian IT sector? And are we experiencing another tech bubble burst? और इसका जो है टेक्नोलॉजी फंड्स पे क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए नम्रता, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट रेज किया है। काफ़ी बार मैंने देखा है इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं कि बेस्ट परफॉर्मिंग फंड क्या है किस साल में, और उसमें पैसे डाल देते हैं, राइट? तो अगर पिछले साल आप देखें तो टेक सेक्टर वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर, और इस साल टेक सेक्टर इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर, राइट? पिछले साल का अमंग द वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर वर द पब्लिक सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड थिंग्स लाइक दैट। ये साल बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर डिफेंस एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, राइट? सो आई मीन मैं थोड़ा सा डाइवर्जन कर रहा हूँ टू गिव यू अ दिस थिंग। हमेशा पिछले साल के रिटर्न देख के अगले साल की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना इज अपने को बेसिकली यू आर राइटिंग अ चेक जिसमें आपको पैसे कभी वापस नहीं मिलेंगे। It's something like that. You cannot drive a car by looking in the rear view mirror, right? You have to look forward. And in fact IT sector is, जब व्हेन आई हियर अबाउट कि ये टेक बबल है या ये मेल्ट डाउन आने वाला है या वापस 2000 वाला फेज है, आई थिंक वर्ल्ड इज मूव फार अहेड फ्रॉम देयर, नम्रता। इस समय हमारा जो आईटी सेक्टर है इंडिया का, पीपल कंफ्यूज इंडियन आईटी सेक्टर विद द यूएस आईटी सेक्टर। उन दोनों में बहुत फर्क है, राइट? वहां पे जो लार्ज कंपनीज हैं, दे आर वेरी कंज्यूमर डोमिनेटेड आईटी कंपनीज, राइट? उनका अगर आप जो फैंग्स की बात करते हैं हम लोग, विच आर पॉपुलरली नो द फेसबुक, amazon, नेटफ्लिक्स, so those are very consumer facing businesses, और उन टाइप के businesses में of course growth rates were expected to be very very high, and of course there were some tailwinds like pandemic which increased
the entire penetration of digital and how people were consuming digital. और उस चक्कर में there was a lot of tailwinds which were there. Yes, with the world coming back to normalcy, वो थोड़ा सा इम्पैक्ट जरूर होता है उन कंज्यूमर फेसिंग इंडस्ट्रीज में. बट इंडियन आईटी सेक्टर इज वेरी डिफरेंट अमृता. यहाँ पर अगर आप देखें ना, it's primarily IT services companies, right? They are companies which are providing enterprise solutions to the world, right? They provide, अगर आप popularly देखें, अलग अलग वर्टिकल्स होती है. मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल्स होती है, BFSI वर्टिकल होती है, फार्मा हेल्थ केयर वर्टिकल्स होती है विद इन द IT सेक्टर, एंड दे एक्चुअली प्रोवाइड टेक्नोलॉजी टू डिफरेंट कंपनीज आउट देयर. अगर हमने एक पुरानी एक अभी पिछले 2-3 साल पहले एक मैकेंजी की रिपोर्ट आई थी, वेयर दे एक्चुअली सेड दैट आईटी टुडे टेक्नोलॉजी इज नॉट अबाउट कॉस्ट सेविंग, बट इट इज एक्चुअली अबाउट स्ट्रैटेजिक एडवांटेज. राइट, पीपल आर नॉट यूजिंग टेक्नोलॉजी बिकॉज उनको पैसे बचाने हैं, but they believe that technology or going digital is a way of actually going into markets, creating efficiency, creating new products, ideas, and it's all led by innovation rather than costs. So Right. these type of cycles, you may see a little bit of pause, little bit of reallocation of budgets या कुछ यहाँ वहाँ थोड़ा सा आपको मिलेगा उसमें. But it is the trend towards digitization, the trend towards ensuring strong digital platforms is there to take, right? It is a decadal trend. और उसमें से अभी in our mind actually this is, as some of these companies, because they were also good quality companies over owned by FIIs, और वहाँ पे ज़्यादा बिकवाली हुई थी, उस चक्कर में लोग कहते हैं ना कभी कभी पिस जाते हैं आप उसके साथ. So we've got very good IT companies in India, and in fact, this is just a small blip in the longer term decadal story. Nascom numbers have been very strong in terms of projecting किस type का earnings growth आने वाली है IT companies में. So overall, I don't think people should be worried too much about it. Maybe this is one of those humps, and for smart investors, this is actually an opportunity to double up on this sector. So then, do you recommend technology sector funds at this point? See, again, Namrata, it is again going back to the same thing. I don't talk about one sector fund as, unless I know overall आपका portfolio क्या है. अगर आप कह रहे हैं कि मेरा 95% portfolio diversified funds में है और मैं 5% एक sector fund लेना चाहता हूँ from a, जो जिसे कहते हैं ना थाली में, दाल भी होती है, रोटी होता है, चावल होता है, right? उसके साथ में मिठाई होती है. अब मिठाई cannot become main course, right? वो अपनी Yeah. finally it is a dessert only, and in a way that makes a complete meal. So sector funds, come with high risk and high return profiles, right? So depending on your time frame, अगर आपके पास कह रहे हो कि 5 साल 10 साल का पैसा है and I'm not really concerned about it, yes, technology is a great sector to be invested in. But आपको ये भी देखना चाहिए कि आपके diversified funds already कितना % exposure आपको दे रहे हैं in technology sector में. Sure. Okay. Okay. Fair. All right. Okay. So, on one side, recession का fear है, of course. लेकिन on the other side, we see कि Indian equity markets अच्छा कर रही हैं. We are scaling all-time peaks, right? तो इस time में, which sectors do you think an investor can bet on? Sure, sure. So, again, taking a cue, मेरे जो पिछले वाला जो जवाब था उससे, I'll say that हमारा वाइट ओक में हमेशा एक व्यू रहा है कि you have to have a balanced approach, right? There is no, there's not, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर आप देखें ना पिछले 10 15 20 साल मार्केट में देखें, वो एक एक फेमस कोटेशन है कि विनर्स रोटेट, and we have seen that so much in 2022 versus 21 versus 20, right? कि जो सेक्टर्स 21 में अच्छे कर रहे थे वो 22 में अच्छे नहीं कर रहे हैं, 22 में जो कर रहे हैं उन्होंने पिछले 5 साल कुछ नहीं किया था, right? So trying to predict which sector will do well is basically, is like a coin toss, जिसमें कभी heads और कभी tails, it is all, कभी कभी आपका सही हो सकता है, कभी सही नहीं होगा, right? So when you have a balanced portfolio जिसमें आपका representation across all sectors हो, right? You have value style investing, growth style investing, alpha led strategies, beta led strategies. मतलब अलग अलग टाइप की strategies होती हैं. अगर आपका एक बैलेंस टाइप का अप्रोच हो, that always helps to ensure जो आपकी volatility नहीं रही पोर्टफोलियो में. हैविंग सेड दैट, 2-3 सेक्टर्स इस समय हैं जो इस टाइप की मार्केट में विच लुक प्रीटी गुड. एक जो डोमेस्टिक कंज्यूमर सेक्टर्स हैं इस समय, बोथ कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और कंज्यूमर स्टेपल्स में, वहाँ पे अगर आप देखें जैसे कंज्यूमर स्टेपल्स में देयर आर वेरी इंटरेस्टिंग आइडियाज कमिंग इन. वीव हैड कंपनीज विच आर इन द एरिया ऑफ clothing which have done extremely well. There are companies which are
In the today there are small single brand companies which have actually gone very large, D2C brands which are there, direct to consumer brands. Consumer discretionary में अगर आप देखें, auto has done quite well in the recent past. Similarly there are some other electronic led industries have done actually quite well. So there are good opportunities which we find out there. IT सेक्टर मैंने आपको अभी हमारी बात हुई थी, जस्ट फ्रॉम अ वैल्यू पर्सपेक्टिव आईटी सेक्टर हैज बीन fairly I mean it's had a tough year, बट मेरे ख्याल से आगे अगर उसका आउटलुक देखें तो हमें काफी पॉजिटिव दिखाई देता है, कंसिडरिंग द वैल्यू एट विच इट इज अवेलेबल. And though, of course, in times of recession, yeah, in times of tough markets, a sector like healthcare always provides defense to the portfolio. तो हमारा जो पोर्टफोलियो होता है वो इस इन सब का मिश्रण होता है टिपिकली, राइट? तो मैं एक तरफ बहुत ज़्यादा ओवरवेट पोजीशन नहीं ले रहा हूँ, या वो, और हमारा जो एवरग्रीन जो सेक्टर है वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर तो रहा ही है, और आज की तारीख में जितने ऑप्शंस मिलते हैं उसमें, फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स टू इंश्योरेंस कंपनीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, wealth management companies, broking companies. Today the diaspora has become very large. NBFCs, some good quality NBFCs are available within that, right? So that is the largest sector within the Indian markets, and you find good quality companies there within the private sector space, and of course can Yeah. flank it with domestic space like consumers. Okay. Okay. Yeah, but like you said, diversified strategy always works in the long term. Absolutely. श्योर. सो अभी अगर हम ये देखें तो इन्फ्लेशन जो है ग्लोबली इट्स राइजिंग एंड इन इंडिया ऑफ कोर्स. तो इस टाइम में शुड इन्वेस्टर्स फोकस ऑन लार्ज कैप्स ओवर मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? ग्रेट क्वेश्चन. काफ़ी बार हमें पूछा जाता है कि अगेन इसमें अगर आप देखें, टिपिकली व्हेन यू क्रिएट योर ओन पोर्टफोलियो, तीनों का मिश्रण आपके पास होता ही है. आप लार्ज कैप आपका कोर पोर्टफोलियो हो जाता है, क्योंकि उसमें आपकी बड़ी कंपनीज होती हैं, स्टेबल कंपनीज हैं, प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स उन कंपनीज की ज़्यादा होती है. देव सीन मेनी साइकिल्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स, राइट? सो दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी टू दैट पोर्टफोलियो, राइट? वाइल इंडिया में अगर आप देखें तो मिड कैप में भी अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़िया हैं इस समय, क्योंकि हम लोग जो सोचते हैं कि मिड कैप छोटी कंपनीज होती है, टिपिकली अगर आप देखें ना, मिड कैप कंपनीज होती हैं जो आज के तारीख में आप 15 से 45,000 करोड़, 15,000 टू 45,000 करोड़ का जो मार्केट कैप है, दैट इज रियली अराउंड मिड कैप कंपनीज. अगर हम कुछ एक उदाहरण देखें, राइट, टुडे केमिकल सेक्टर जैसा है, केमिकल सेक्टर में कोई लार्ज कैप कंपनी नहीं है इस समय, राइट? ऑल कंपनीज, इवन ग्लोबल लीडर्स इन इंडिया आर मिड कैप कंपनीज. यहाँ पर सबसे बड़ा जो होटल चेन है इंडिया का, वो एक मिड कैप कंपनी है, राइट? सिमिलरली सम ऑफ द गारमेंट कंपनीज विच आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल. इट इज़ नॉट कि वो कंपनीज छोटी हैं, इस समय वो सेक्टर्स ही बहुत छोटे हैं इंडिया में. और जैसे हमारी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन की 10 ट्रिलियन बनेगी, ये सेक्टर्स अपने आप बड़े होंगे और ये कंपनी उससे उनसे ज़्यादा. सो इफ द जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 12-13%, ये कंपनीज 20-25% ग्रोथ होंगी, क्योंकि दैट्स द क्वालिटी ऑफ दीज कंपनीज विच आर देयर. So again, the issue is not about whether we should invest in large and mid cap. It is about which companies are we actually investing. As a manager, that's my job to ensure that we are able to pick the right type of companies. There are opportunities which are available across these market caps. हमारा जो बिलीफ है वाइट ओक में, दैट जो जो सोर्स ऑफ अल्फा या आउट परफॉर्मेंस टू बेंचमार्क, वो नॉर्मली आपको जो स्मॉल एंड मिड कैप में अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लार्ज कैप में कम होती है, राइट? क्योंकि लार्ज कैप में ग्रोथ रेट्स फॉर कंपनीज टू डबल इन 3 years बहुत मुश्किल होता है, बट स्मॉल एंड मिड कैप में उस टाइप की कंपनीज आपको जरूर मिल सकती है. और क्योंकि काफ़ी स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज आर नॉट वेल रिसर्च्ड, तो अगर आपकी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट टीम है जो काफ़ी रिसर्च करती है, तो स्मॉल एंड मिड कैप में 3 से 5 साल अगर आप आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, वहाँ पे हमेशा आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. इस साल में somewhere small and mid cap companies have not done as well as large cap companies, so that also gives an opportunity within the small and mid cap space. Yeah. No, it's like they always say, right, that today's mid caps are tomorrow's large caps. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. ओके. सो अगर हम पिछले 2 साल की बात करें तो हमने बहुत सारे न्यू जनरेशन ऑफ फंड्स देखे हैं, राइट, विच हैव बीन लॉन्च्ड इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री. और अगर हम बात करें तो लेटली मोमेंटम फंड्स हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ अटेंशन. So, the word momentum in itself indicates the kind of risk जो एक portfolio hold करता है. So, can you tell us a little bit about momentum funds and what kind of investors should invest in these funds? Sure. So जैसे आपने खुद ही बताया कि when the moment you get into a style,
राइट? एनी स्टाइल विल ऑलवेज मीन दैट आप एक मार्केट का एक पोर्शन आप ले रहे हैं टिपिकली, राइट? तो ये एनएससी ने इंडेक्स लॉन्च किया था, एक मोमेंटम इंडेक्स पिछले साल में। और काफ़ी जो मोमेंटम फंड्स हैं वो टिपिकली उस इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। द आइडिया इज, आर देयर कंपनीज विच आर डूइंग बेटर ऑन प्राइस वर्सेस द रेस्ट ऑफ इट्स पीयर? मतलब मोमेंटम का मतलब क्या होता है कि बेसिकली उनका मोमेंटम रेस्ट ऑफ द स्टॉक से ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें टिपिकली जो जो लोग मोमेंटम देखते हैं वो टेक्निकल चार्ट्स के थ्रू, देर आर डिफरेंट पैरामीटर्स, राइट? देर इज डेली मूविंग एवरेजेस, जिसमें आप 200 डे मूविंग एवरेज देखते हैं, 50 डे मूविंग एवरेज देखते हैं, आरएसआईज देखते हैं, रेजिस्टेंस लेवल्स देखते हैं, and so I mean there are many of these. I mean, I don't want to get, because we can spend the next 1 hour talking about different technical indicators, but the idea is, on the basis of technical indicators, there are certain stocks which appear a lot more attractive than the rest of the peers. But उसमें there could be multiple factors, right? The factors could be, there could be fundamental factors like earnings have come out good, but there could also be factors like कि उसमें अच्छी खासी buying आई हुई है, या there is a certain trend which is actually moving upwards in terms of the price point which is there. So some, इस टाइप के जो thematic funds है ना नम्रता, they should be really for evolved investors, जो मतलब आई वुड से हमारे जो 100 इन्वेस्टर्स में से 2 या 3 इन्वेस्टर ऐसे होंगे जो ये सब समझते हैं। बाकी Sure. लोग दे डोंट अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि जितने ऊपर मोमेंटम जल्दी जाता है ना, उतने ही टाइम में अगर आप जो ये सेम मोमेंटम इंडिकेटर्स वर पॉइंटिंग एक्सट्रीमली पॉजिटिव ऑन नैस्डैक लास्ट ईयर, Yeah. राइट? और जब आप जिस तरह से आप देखो 30, 40, 50% प्राइस करेक्शन, इवन with stocks like Meta, Amazon and all, I mean Meta type के stocks में आपने 60-70% price correction देखा है in a very short period, right? So when it turns around, it can also hit you at that same rate, right? And it doesn't give you an opportunity to get out. So only where people who are very evolved, जो market रोज सुबह उठ के 9:30 बजे टर्मिनल देखते हैं और 3:30 बजे वापस टर्मिनल देखते हैं, आई थिंक उन लोगों के लिए ठीक है, बट नॉर्मल इन्वेस्टर्स शुड स्टे अवे फ्रॉम मोमेंटम। Yeah. So basically, people who are able to take that kind of risk should be able to invest in these funds. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। So, अगर हम देखें कि debt funds are back in focus, right? I mean, of course, the main reason is कि interest rates बढ़ रहे हैं, and at the same time हमने FMPs के बारे में भी देखा है in the past, fixed maturity plans. तो ये जो target maturity funds होते हैं, how are they different from fixed maturity plans? And do you think they're a good investment strategy जब interest rates बढ़ रहे होते हैं तो? Sure, sure. So it is the flavor of the day, and it's a very interesting category. तो typically जो FMPs हुआ करते थे वो closed ended structures होती थी। आप 1.5 साल के लिए, 3 साल के लिए, डिपेंडिंग ऑन योर टेन्योर, एंड उसमें क्या होता था, आपको इंडेक्सेशन के चक्कर में यू वर एबल टू ऑलमोस्ट गेट टैक्स फ्री रिटर्न। सो व्हेन यू कंपेयर डेट फंड्स और एफएमपीज, उसका कंपैरिजन होता था फिक्स डिपॉजिट के साथ, टिपिकल बैंक फिक्स डिपॉजिट। बैंक फिक्स डिपॉजिट में आपका जो इंटरेस्ट है दैट वुड बी टैक्स्ड, स्पेशली फॉर दी एच, वो आपका मार्जिनल टैक्स रेट के साथ टैक्स हो जाता था, वाइल यहाँ पे 20% आपका टैक्स होता था 3 साल के इंडेक्सेशन के बाद, right? So that was the big difference, and because of the indexation, it almost became tax free. मतलब your net rate of taxation would be less than 5%, right? जो आपके जो gains होते थे उसमें। Now, when the target maturity funds came in, that was a variant of the FMP. जैसे मैंने आपको कहा, FMPs क्या करती थी, कॉर्पोरेट पेपर्स लेते थे, दे वुड बाय पब्लिक सेक्टर बॉन्ड, सब कुछ लेते थे। दिस वाज अ कैटेगरी विच सेबीज क्रिएटेड, जहाँ हम बेसिकली 3 टाइप के, या स्टेट डेवलपमेंट लोन्स जो होते हैं, SDLs, वो ले सकते हैं, या पब्लिक सेक्टर के पेपर्स ले सकते हैं, या GSEC जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज है वो ले सकते हैं। So basically, you're carrying marginal credit risk, or almost, sovereign credit risk in a way, right? I mean, of course, there can be defaults even in public sectors or state development loans, but the incidences are very far and few out there. So that is one aspect which is there. Second, ये open-ended structures है, राइट? तो Okay. जैसे कोई कोई लॉन्च करता है आज के तारीख में, इशूअर वो कह देता है कि ये 4 ईयर SDL है या 5 ईयर SDL है, सो 60% SDL, 40% PSU या कुछ, दैट इज द वे द प्रोडक्ट इज डिफाइंड, कि कि किस क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कितने साल का है, और क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होने वाले हैं उसके।
उसमें एक अच्छी चीज़ ये होती है कि अगर हम 1 साल पहले देखें, तो हमारे इंटरेस्ट रेट्स वर एट ऑल टाइम लोज़। आज के तारीख में बिल्कुल उल्टी गंगा बह चुकी है। द इंटरेस्ट रेट्स आर एट ऑल टाइम हाई इस समय, Right. राइट? तो इवन सम ऑफ द 4 ईयर पेपर्स, 5 ईयर पेपर्स में आपको 7-8% का वाईटीएम मिल रहा है। जो आपकी यील्ड है उस पेपर्स में, दैट इज़ द टाइप ऑफ यील्ड एट व्हिच यू आर गेटिंग लॉक्ड इन टुडे। और इसमें एक बार आप इन्वेस्ट कर देते हैं, द एक्सपेक्टेशन इज कि आप होल्ड टू मेच्योरिटी करेंगे, तो आपका जितना प्रिंसिपल है प्लस इंटरेस्ट जो आपको था उस समय 8%, दैट वर्ड इज व्हाट यू विल गेट एट द एंड ऑफ दैट पीरियड। ये जरूर है कि योर एनएवी कैन बी वॉलेटाइल इन बिटवीन। अगर आपने जैसे कहा इंटरेस्ट रेट्स ऊपर मूव होंगी, तो हो सकता है कि आपकी एनएवी नीचे हो जाएंगी, बिकॉज इंटरेस्ट रेट का और एनएवी का बिल्कुल इनवर्स कोरिलेशन होता है। इंटरेस्ट रेट ऊपर जाती है तो प्राइस ऑफ बॉन्ड कम्स डाउन, राइट? और इंटरेस्ट रेट नीचे जाती है तो प्राइस ऑफ बॉन्ड गोज अप। Goes. सेम चीज अगर कहीं इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगी, तो इसका हो सकता है मिड उसमें एक्चुअली योर प्राइस ऑफ द एनएवी कुड एक्चुअली गो अप, राइट? बट द आइडिया इज कि आपका प्रिंसिपल प्लस यील्ड जो है जिस समय आपने इन्वेस्ट किया है, वो आपको मिलना चाहिए एट द एंड ऑफ द मेच्योरिटी। So that is where this is becoming a very very large category, and because it is open ended, because it gives you the flexibility कि अगर कभी आपको आपने जरूर 3 साल 4 साल 5 साल सोच के डाला है, बट कहीं इमरजेंसी आ गई बीच में, so Right. then you can also redeem it at that point of time. So it is, why do I say it's important is because you also have to see आपके पास alternatives क्या हैं इस समय। चाहे आप वापस बैंक फिक्स डिपॉजिट में ही डालना चाहेंगे पैसे, या किसी और चीज में डालना चाहेंगे जहां आप आपकी टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है, वर्सेस दिस विच इज अ लॉट मोर एफिशिएंटली। इसमें भी आपको वही इंडेक्सेशन मिल जाता है जैसे एफएफपी में मिलता था, राइट? सो दैट्स वेयर इट्स बिकमिंग अ गुड ऑल्टरनेटिव, नम्रता। Great. Okay. Perfect. Okay. So, अभी अगर हम बात करें, I think all of us faced a lot of troubles during COVID, and I think हम सब ने अपना emergency fund में dip in किया था, especially people who had investments, right? Now, people are inclined towards risk management measures, जैसे कि buying insurance and so on, जो शायद पहले उतना नहीं था. Also, there's a growing focus among people to build an emergency fund for financial emergency. तो इसके लिए which kind of mutual funds do you think are suitable? श्योर। तो पहले तो लेट मी जस्ट टेल यू, मेरे हिसाब से लोगों को ना जो इमरजेंसी फंड का डेफिनेशन समझ लेना चाहिए कि इमरजेंसी फंड इज समथिंग जो आप इफ यू नीड द मनी यू कैन विड्रॉ इट इमीडिएटली, राइट? और टिपिकली जो हमारी एडवाइस होती है कि 6 महीने की जो आपके हाउस होल्ड इनकम है, राइट, या हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं, सॉरी, राइट, उतना पैसा आपको इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए। नॉर्मली ऐसा टाइप का फंड होना चाहिए जिसमें कोई क्रेडिट रिस्क ना हो, जिसमें लिक्विडिटी का इशू ना हो, राइट, एंड और कोई किसी किसी टाइप के बंधन ना हो, कोई एग्जिट लोड्स ना हो, ये सब। तो जो शॉर्ट ड्यूरेशन जो फंड्स होते हैं ना, जो आपके लिक्विड फंड है या अल्ट्रा शॉर्ट फंड है या ओवरनाइट फंड्स हैं, इसमें द इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल एंड लिक्विडिटी ऑफ प्रिंसिपल, राइट? वो बहुत जरूरी चीजें होती हैं, एंड दोज आर द फैक्टर्स विच हैव टू बी कंसिडर्ड। आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में भी रख सकते हैं वो पैसा, अगर वो करना है। बट आज की तारीख में अगर आपको इवन आप लिक्विड और अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड देखें, तो उसमें करीब 6% की यील्ड है, राइट? सो इट इज बिकम क्वाइट अट्रैक्टिव। कुछ मतलब कुछ महीने पहले की बात है, 8-9 महीने पहले की बात, जब आपको इसी में आपको 3-4% मिल रहे थे, राइट? और आज की Yeah. तारीख में वही चीज में आपको ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। सो आई थिंक लिक्विड, अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड्स या ओवरनाइट फंड्स जो भी हैं, इन इन 3 कैटेगरीज में से किसी में भी आप अपना इमरजेंसी फंड वो कर सकते हैं। So basically, you're saying emergency fund should go into short-term category. You should not invest in equity because you should be able to नहीं, take out your money at any point in time. बिल्कुल Fair. नहीं, हाँ। Okay. Now, आपको multi-asset allocation funds के बारे में we would like to know your views, especially इसमें of course we are investing across different asset classes. So ये जो first time equity investors होते हैं, क्या उनके लिए are these good options? श्योर। सी देखिए, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स जो हैं, दे इन्वेस्ट अक्रॉस एसेट क्लासेस, राइट? तो उसमें आपका इक्विटी हो गया, इक्विटी में भी लार्ज कैप मिड कैप कर सकते हैं, या फ्लेक्सी कैप में डाल देंगे पैसे, डेट में डालते हैं पैसा, एंड देन गोल्ड। आज के तारीख में एक वेरिएंट ये भी है कि यू कैन ऑल्सो इक्विटी एलोकेशन आप इंटरनेशनल इक्विटी में भी डाल सकते हैं, राइट? वो जो सो यू कैन पुट इनटू अ यूएस फंड और अ यूरोप फंड और इमर्जिंग मार्केट फंड, किसी में भी डाल सकते हैं आप, राइट? सो दैट इज बेसिकली पुटिंग अक्रॉस ऑल एसेट क्लास। तो इसमें एक चीज ये अच्छा है कि बिकॉज ऑफ द होल साइंस विच इज देयर, कभी जब इक्विटी अच्छा नहीं करता है तो शायद डेट अच्छा करे, सो उस हिसाब से एक का दूसरे के साथ कॉम्पनसेट हो जाता है रिटर्न्स, राइट? सो
for a low volatile, low risk type of an investor who has trouble in trying to do asset allocation, multi asset allocation फंड्स बिकम वो आपका फिल इट शट इट फॉरगेट इट वाला जो ऐड होता था ना, वैसा है। मतलब आपने एक एक उसमें डाल दिया, उसके बाद आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं रीबैलेंस को, अपने आप रीबैलेंसिंग हो जाती है अगले हर 6 महीने में या हर एक साल में, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द मैंडेट ऑफ द फंड, देयर विल बी Right. रीबैलेंसिंग व्हिच विल ऑटोमेटिकली हैपन इन दैट। now, whether is it good for first time, this thing is again a function of your age in my mind, right? And a function of your कि आपके goals क्या हैं लाइफ में। क्योंकि देखिए जो रिटर्न्स प्योर इक्विटी फंड्स दे सकते हैं, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स is not competing with equity funds, right? It is basically, मगर आप जैसे कहें कि इक्विटी माइनस डेट प्लस टाइप की कैटेगरी हो गई, राइट? तो इट इज समवेयर इन बिटवीन दैट वेयर योर आइडिया इज टू बी एबल टू बीट इन्फ्लेशन प्लस a certain deposit rate. So मतलब 11-12% की रिटर्न इफ यू कैन टारगेट, दैट इज व्हाट विथ वेरी लिटिल वोलेटिलिटी। तो आप, Hmm. तो दैट इज व्हाट द गोल ऑफ अ मल्टी एसेट फंड इज। बट फॉर अ यंग पर्सन हु स्टार्टिंग ऑफ इन दिस फर्स्ट जॉब, मे बी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिंग, आपकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है आपके पास, राइट? हम तो कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग को आपको टाइम देना चाहिए। सो इफ यू हैव टू स्पेंड 20 years 25 years इन्वेस्टिंग इन द मार्केट, यू नो यू हैव टू बी एन इक्विटी इन्वेस्टर बिकॉज फॉर्चुनेटली मैं हमेशा कहता हूँ नम्रता लोगों को, वी आर इन इंडिया एंड इंडिया स्टोरी इज वेरी स्ट्रांग, right? Our, we have very strong GDP numbers which are not today but which are expected over the next 10, 15, 20 years, right? हमारा एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इन प्लेस है। अगर ये सब चीज़ें अगर हम देखें, कंपनीज हैं जो सॉलिड, और अभी तो शुरू हुई हुई है, 3 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन की जर्नी की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट? सो अगर ये सब चीज़ें अगर हम देख रहे हैं, the type of long term wealth which can creation which can happen through equities, it's not just a past story but it is also a future story. So my recommendation for first time investors would still be, depending on what your risk profile and your age is और कितनी आपकी investing journey बाकी है, is definitely to still look at equity as an asset class for longer term wealth creation. Yeah, yeah. Yeah, and like you were saying, right? Because different asset classes are negatively correlated. तो उसमें returns आपको equity के तो मिल ही नहीं सकते हैं. There's no बिल्कुल chance you will बिल्कुल। get that. Yeah. हाँ। Okay. So now, should investors, जैसे जो investors होते हैं जो mid cap funds या small cap funds को identify नहीं कर पा रहे, they're struggling to find good mid cap या small cap funds. तो क्या उनको flexi cap और multi cap category में invest करना चाहिए? Is it an easier option to pick? I What do think you so. It is, a flexi cap as long as आपके पास एक, if you have been able to identify good flexi cap या multi cap funds, they can actually be a good option for investors जो अलग से large cap, mid cap, small cap में नहीं करना चाहते हैं allocate. Because वहाँ पे, दो चीजें होती हैं। एक तो ऑफ कोर्स सिक्योरिटी सिलेक्शन हो रहा है, जो स्टॉक सेलेक्ट कर रहा है मैनेजर, right? at an overall portfolio level to provide that level of balance, right? So it is one product which gives you exposure across all the three market caps. The only important thing is उन्हें ये देखना चाहिए कि जो मैनेजर, because काफी flexi cap funds in the recent past, because of their size, their exposure to small and mid cap is very minimum. तो वो एक बार थोड़ा देखना पड़ेगा कि are they true flexi cap funds, और Hmm. दे आर, मल्टी कैप तो एनी इज रेगुलेटेड कि आपको लेना ही पड़ता है एक्सपोजर उतना, बट दे हैव टू बी ट्रू टू कि मतलब उतना फ्लेक्सी कैप एक्सपोजर में आपको, आर यू गेटिंग एक्सपोजर टू लार्ज मिड एंड स्मॉल, या इट इज बिकमिंग अ लार्ज कैप प्लस टाइप ऑफ अ फंड। वो एक बार देख के, once you are able to make that this thing, then it can be a good solution. Okay. Okay. Fair. Wait. So, अगर हम equity funds की बात करें, तो how do we spot कि जो outperforming equity funds हैं, in challenging times like these, ये जो outperforming equity funds हैं, हम उनको कैसे identify करें, and what should be our strategy in times like these? So extremely, extremely important. And I think this is where, a lot of the financial advisors are working in this space very, very closely to understand कि अगेन जो मैंने पहले फ्रेज यूज किया था ना, रियर व्यू मिरर में देख के ड्राइविंग तो नहीं कर रहे हैं कि जस्ट बिकॉज किसी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है तो वो आगे भी अच्छा होगा कि नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। सो देन व्हाट आर द पैरामीटर्स विच यू यूज, राइट? आई थिंक जब, व्हेन आई हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम हियर टू इवैल्यूएट मैनेजर्स, मैंने दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट देखी है। नंबर वन इज व्हाट इज द track record and pedigree, not just in one fund but of across funds of a particular team which is being functioning, right? Or
एंड इट कुड बी पॉसिबल कि वो आज के तारीख में वो मैनेजर पिछली 2 साल से यहाँ पे है बट उससे पहले कहीं और था। तो what is important is to see what is the performance and track record over a longer period of time of the manager. सेकंड Right. वेरी इंपॉर्टेंट इसकी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या है कंपनी का, राइट? देखिए, ये जरूर हो सकता है कि 6 महीने में, 1 साल में तुक्का चल गया, अगर ये सेक्टर जैसे इस साल पब्लिक सेक्टर्स हैव डन वेल या मेटल्स हैव डन वेल और आप उसमें ओवरवेट हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो रिटर्न्स आई है वो इसलिए नहीं आई कि आपने अच्छे स्टॉक्स चुने, आपने आपकी रिटर्न इसलिए आई कि वो सेक्टर्स अच्छा करके है। तो वो कहते हैं एक एक Yeah. अगर आप रिटर्न्स देखें, सोर्स ऑफ रिटर्न्स दो तरह से हो सकती हैं। एक होता है एलोकेशन इफेक्ट, दूसरा होता है सिलेक्शन इफेक्ट। एलोकेशन इफेक्ट ये कहता है कि अगर लार्ज कैप अच्छा कर रहा है और आप लार्ज कैप में हो तो चलो आपकी आपकी अच्छी नैया पार हो गई। बट Yeah. विल यू बी एबल टू डू वेल in small and mid cap this year, even though small and mid cap has not done well, right? So that will show कि अपने stock selection आपके कैसे थे. So I think that type of a process which the team has, right, of identifying what are the right stocks, how consistent are they? कि ऐसा नहीं कि we were talking about momentum style of investing. Just because the momentum is in a certain way, you've changed your style of investing to follow returns, right? Then that shows, because these trends can change very fast, Namrata, right? Yeah. So that's where the discipline of investing or the process of investing is extremely important. The pedigree and the track record of the team is very important, right? And a longer term this thing of how they will perform across different cycles, मतलब up markets में क्या हुआ है, down market में क्या हुआ है, what is the type of participation, वो up capture down capture ratios होती हैं, which actually shows कि up market में कितना capture किया है market में और down capture में आपने कितना principal अपना बचाया है, right? Those things help you to understand the performance of the team across different market cycles. So I think इन तीनों चीजों का अगर आप देख लें, so you should be able to understand what is the whether that sustenance of performance will happen in different markets or not. So I mean that would be my advice to investors. Yeah, because I think अच्छी market में तो हर कोई perform कर ही लेता है, right? It's हाँ, only when the markets are not doing well, it's your true metal that's tested. Yeah. बिल्कुल। Okay. जब गंगा का बहाव है तो नाव अपने आप निकल पड़ती है, राइट? हाउ डू यू गो अपस्ट्रीम अगेंस्ट द दिस थिंग एंड स्टिल आर एबल टू डू वेल? Sure. Yeah. So I think one of the questions that we always ask our speakers is हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसी रही है, राइट? बिकॉज ओह! अच्छा। learnings we can get from everywhere. So we would like to learn from your mistakes maybe, and if not, the learnings that you have had. Because I'm sure all of us will be able to get some tips from your personal investment journey. So, being born and brought up in Bombay, you can't be too far away from Dalal Street, right? Us samay. So I remember as an engineering college student in the early 90s, my first experience of the market was in the peak of the Harshad Mehta rally in 1991. That is when I started my investing career, and I made terrible mistakes, right? I was a momentum investor who, anything which was associated with the name HM, you would go and put your money in there, and it did extremely well for a short period of time. But जिस समय वो क्रैश आया मार्केट में, यू फाउंड एवरीथिंग जस्ट suddenly half. Fortunately, I did my MBA after that in finance from Bajaj, and after that, spend a lot of time understanding different valuation models. How do you look at companies? There were different, Michael Porter model. Warren Buffett was my guru at that point of time. Spent some time doing equity research even during my summer internship, and then started reconstructing some of my portfolio which I'd inherited from my father during those days. So we started looking at balance sheet more than just the prices of the stock. वो कहते हैं ना, value versus valuation. I think that discipline I understood fairly early after that, and that's been my journey. After that, it's been, I've realized बहुत लोग सोचते हैं कि you can time the market at different points of time, but I realize it's not about timing the market, but it's the time you spend in the market which is more important. बिकॉज वो एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो कहते हैं ना, रूल ऑफ कंपाउंडिंग, कि इट्स नॉट अबाउट हाउ यू डबल योर मनी, बट कैन यू मेक दैट that money grows 8 time in 2 more cycles, right? But the important thing is to stay those 10, 15 years, and that's the true creation of wealth. So I've built my own portfolio across different asset classes in the last
25-30 years since that time. um, After having almost fitted away all my initial portfolio which was there, but it's been an amazing journey. It's the thing is, it is not that you need to have a lot of money to invest, right? छोटा छोटा से आप अगर आप शुरू करें, बट बी कंसिस्टेंट विद दैट, राइट? इट्स नॉट कि कभी लगे कि नहीं नहीं इस महीने तो मेरे पास पैसे नहीं है करके, नहीं, पैसे निकल जाते हैं। जैसे आप रेंट का खर्चा देते हो, जैसे आप खाने पीने का खर्चा निकालते हो, वैसे यू विल हैव दैट कॉर्पस, 1000 2000 5 10 हजार जितना भी है, फॉर दैट SIP which is important, and do maintain that discipline in investing. That is always what will help you from a longer term perspective. So, what is that one advice you'll give to a newbie investor? Like one advice. I just made that statement. I think it's the time you spend in the market, then timing the market, and following that discipline is what I would give to any newbie investor, irrespective of what happens. See, there is a lot of clutter, there's a lot of noise, right? Yeah. Just when you said, right, is quarter economy, ugly quarter economy, all that is just data points which are there. Macros are more source of some random risk which is there. The true money is made, by following the discipline. Sure. And I think the last question that I have for you, जो हम again सारे speakers से पूछते हैं कि can you give us some book recommendations, especially for someone who's trying to learn equity? What would be some recommendations in terms of books? So there are some very old time tested books, right, which have always stood the stand of, I mean, over the passage of time, right? Psychology of Money is one book by Morgan Housel, right? It is pretty much the Bible of somebody who wants to start. I remember as an MBA student, I read this book of Peter Lynch, One Up on Wall Street, which was a very simple book. My daughter just went to a college in the US this year, and I gave her this book, Rich Dad Poor Dad, right? Jisme, some very basics of investing and not doing things, which I was just talking about. These are a few books I think which are important, but I guess more relevant right now, Namrata, besides just these books today, there is a lot of information available in the digital world. I mean, there are some podcasts which I follow very regularly. There is Motley Fools, which is a very good podcast. There's a US podcast called We Study Billionaires, which also they actually get a lot of different categories of investors every week, right? And it's a 45 minutes, 60 minutes, but amazing tutorial on what to do. There's a blog, which is there again by Morgan, right, called the Collab Fund. Again, they publish it very regularly. But I think, some of these books do tend to have information at times which is a little bit dated. Very good base to start from, but you must, mix that up with, blogs as well as some of these podcasts to stay relevant in today's time. Perfect. Great. Thank you so much for all those recommendations, Pratik. I had a great time talking to you, and I hope the same applies to all our viewers. I hope they all had a great time watching you. So, thank you so much again. Thank you. Thank you, Namrata. Wow, what a wonderful conversation with Mr. Pratik. I hope आप सबको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, and I hope all of you are waiting for the next episode. तो क्विकली जो हमारी कॉन्वर्जेशन हुई थी उसके पॉइंट्स को मैं आप सबके लिए समराइज कर देती हूँ। तो सबसे पहले हमने इंडिया जीडीपी के ग्रोथ के बारे में बात करी, वेयर वी सेड दैट इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रही है इन द जून टू सितंबर क्वार्टर वो थी 6.3% वर्सेस अप्रैल टू जून क्वार्टर जहाँ पे जीडीपी ग्रोथ था 13.5%। तो प्रतीक सेज कि ऑफ कोर्स पैंडेमिक की वजह से इंडिया पे इम्पैक्ट हुआ है, इंडिया ने डाउन टर्न देखा है, एंड अब जो ग्लोबल स्लोडाउन चल रहा है उसकी वजह से इम्पैक्ट और होगा, क्योंकि इंडिया एक आइलैंड या एक आइसोलेटेड कंट्री नहीं है, और अगर दूसरे देशों में या ग्लोबल इकोनॉमी में इम्पैक्ट होगा तो दैट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी एज वेल। एंड कम टू लुक एट इट, अगर देखें तो प्रतीक सेज की बहुत सारे सेक्टर्स अभी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ग्लोबल स्लोडाउन की वजह से उन पर भी इम्पैक्ट होगा। फिर हमने चाइना के बारे में बात करी, दैट चाइना इज द वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी, और अभी चाइना में काफ़ी अनरेस्ट चल रहा है बिकॉज ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शंस। तो क्या उसकी वजह से ग्लोबल स्लोडाउन या फिर इंडियन मार्केट्स पे इम्पैक्ट होगा? एंड प्रतीक सेज कि ऑफ कोर्स चाइना एक बहुत बड़ा प्लेयर है, इट्स अ बिग contributor to the world economy, and at the same time especially in the manufacturing space, तो इंडिया पे भी इम्पैक्ट होगा, लेकिन एट द सेम टाइम ये एक अपॉर्चुनिटी भी है इंडिया के लिए अंडर द मेक इन इंडिया पॉलिसी।
फिर हमने ये डिस्कस किया कि अभी ग्लोबल आईटी कंपनीज ने काफ़ी एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया है, तो एज एन इन्वेस्टर क्या हमें वरीड होना चाहिए अबाउट इन्वेस्टिंग इन द इंडियन आईटी सेक्टर। तो प्रतीक सेज की डिजिटलाइजेशन की तरफ जो ट्रेंड्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, और इसीलिए जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो इंडियन आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आईटी सेक्टर फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दे आर आइडियल फॉर मार्केट savvy इन्वेस्टर्स जिनका रिस्क टॉलरेंस थोड़ा ज़्यादा है। देन एट द सेम टाइम वी ऑल्सो डिस्कस किया अभी मार्केट्स आर एट एन ऑल टाइम हाई, तो एज एन इन्वेस्टर मैं किस सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकती हूँ। तो प्रतीक सेज कि जो सेक्टर्स ने 2022 में परफॉर्म किया था उन्होंने शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था इन 2021 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना चाहिए एंड वी शुड इन्वेस्ट अक्रॉस सेक्टर्स, जहां हमारा फोकस होना चाहिए ग्रोथ, वैल्यू एंड अल्फा लेड स्ट्रैटेजीज, जिससे कि हमारा जो पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी है वो कम हो जाए। So sectors like consumer discretionary या consumer staples, IT, healthcare, ये डिफेंसिव सेक्टर्स हैं which are a good idea at this point in time। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं वो काफ़ी स्टेडी रहती हैं इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये जो कंपनीज होती हैं इन्होंने मल्टीपल मार्केट साइकिल्स देखे होते हैं, तो इसलिए ये काफ़ी स्टेडी रहती हैं इन वॉलेटाइल मार्केट्स। फिर अगर हम ऐसे सेक्टर्स देखें जैसे कि केमिकल सेक्टर, वो अभी इंडिया में काफ़ी छोटा है, तो जैसे जैसे इंडिया की जीडीपी ग्रो होगी तब ऐसे जो सेक्टर्स हैं वो भी काफ़ी ग्रोथ एक्सपीरियंस करेंगे। देन वी स्पोक अबाउट मोमेंटम फंड्स। तो हमने ये डिस्कस किया कि जो मोमेंटम फंड्स हैं उन्होंने काफ़ी अटेंशन ग्रैब करी है फ्रॉम द इन्वेस्टर्स इन द रीसेंट पास्ट। तो प्रतीक सेज की एनएससी ने एक मोमेंटम इंडेक्स भी लॉन्च किया है, और जो मोमेंटम फंड हैं वो इस मोमेंटम इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, लेकिन ये फंड्स जो हैं वो आइडियल होते हैं फॉर मोर इवॉल्व इन्वेस्टर्स। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि आज के टाइम में बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपना इमरजेंसी फंड बनाना चाहते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसीज। तो प्रतीक सेज कि अगर हमें अपना इमरजेंसी फंड बनाना है तो उसके लिए हमें ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें लिक्विडिटी ज़्यादा हो और क्रेडिट रिस्क नहीं हो। तो ऐसे सिनारियो के लिए हम ओवरनाइट फंड्स या लिक्विड फंड्स को देख सकते हैं, क्योंकि ये फंड्स हमें सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं विद वेरी लिटिल रिस्क एंड आर आइडियल फॉर आर इमरजेंसी फंड। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि अगर हमें ऐसे चैलेंजिंग टाइम्स में एक आउट परफॉर्मिंग इक्विटी फंड को आइडेंटिफाई करना है तो हाउ डू वी डू दैट। तो प्रतीक सेज कि एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर होता है वो होता है फंड मैनेजर्स परफॉर्मेंस या फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड। तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली जब मार्केट्स ऊपर गई हैं और जब मार्केट्स नीचे गई हैं, एंड यू कैन गेट दिस इंफॉर्मेशन थ्रू द कैप्चर रेशियोज। फिर प्रतीक ने हमें ये भी बताया कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं एक्विटी मार्केट में, उनको जो है कभी भी मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट इज़ नॉट अबाउट टाइमिंग द मार्केट बट इट इज़ अबाउट टाइम इन द मार्केट। एंड हमें जो एक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उनको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए एक्विटीज़ में, स्पेशली अगर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट चाहिए, जिससे कि आप स्लोली एंड स्टेडीली अपनी वेल्थ बिल्ड कर पाएं। देन वी ऑल्सो आस्क फॉर सम बुक रिकमेंडेशंस फॉर प्रतीक, एंड ही सेज कि जो साइकोलॉजी ऑफ मनी है बाय मॉर्गन ह्यूसेल वो अच्छी बुक है, या फिर रिच डैड पुअर डैड इज अ गुड रीड। एंड ऑल्सो आज के टाइम में आप बहुत सारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, लाइक देयर इज अ पॉडकास्ट बाय द मॉटली फूल्स जो काफ़ी अच्छा है, एंड यू कैन रीड बुक्स टू इम्प्रूव योर इन्वेस्टिंग स्किल्स। सो आई होप यू ऑल ऑफ यू लाइक दिस एपिसोड। ऑफकोर्स अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद एवरीवन, हिट द शेयर बटन, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द ग्रो म्यूचुअल फंड चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.